गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज में जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें हम अपने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 ख़त्म कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 5 में हमने कल उद्योगों के बारे में देखा और उद्योगों के प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा, औद्योगिक तंत्र के बारे में देखा और औद्योगिक प्रदेशों के बारे में देखा। और हमारा एक टॉपिक छूट गया था जो है औद्योगिक वितरण। तो उद्योगों का वितरण कैसा है आओ आज हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहली हेडिंग है उद्योगों का वितरण। और देखिए उद्योगों के वितरण में ना हम देखेंगे कि विश्व में 3 प्रकार के प्रमुख उद्योग हैं। एक लौह एवं इस्पात उद्योग, दूसरा सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग। और इन्हीं तीनों उद्योगों के बारे में हम एक एक चीज़ों को बढ़िया से समझेंगे, ठीक है, जिससे आपको भी अच्छा समझ में आए और आपको भी बेहतर तरीके से मजा आए। और देखो जो हमारा लौह और इस्पात उद्योग है ना और सूती वस्त्र उद्योग, ये दोनों उद्योग बहुत पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग जो है ना ये नए उद्योग हैं, ठीक है। लौह एवं इस्पात उद्योग जो है यह अमेरिका, जर्मनी, रूस ऐसे देशों में इनका विकास बहुत तेजी से हुआ, जबकि सूती जो वस्त्र उद्योग है वह भारत, हांगकांग, चीन इन सब देशों में इनका विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग ये कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में, ठीक है, भारत के बेंगलोर में, ये सब यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का बहुत अच्छे तरीके से विकास हुआ है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लौह एवं इस्पात उद्योग। लौह एवं इस्पात उद्योग, ठीक है। देखिए लौह एवं इस्पात उद्योग जो है ना ये सभी प्रकार के जो उद्योग हैं, अन्य जैसे मोटरसाइकिल उद्योग या फिर कार उद्योग, जितने भी उद्योग है ना उसके लिए ये प्राथमिक क्रिया की तरह कार्य करता है, ठीक है, प्राथमिक क्रिया की तरह कार्य करता है। यह अन्य सभी उद्योगों को जो है कच्चा माल प्रदान करता है, ठीक है, कच्चा माल प्रदान करता है, ठीक, कच्चा माल प्रदान करता है। अब कैसे, देखो लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए ना कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चा माल क्या क्या होना चाहिए? लौह अयस्क होना चाहिए, कोयला होना चाहिए, चूना पत्थर होना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं सब से जो है लौह एवं इस्पात उद्योग जो है स्थापित होता है, जहाँ पर कच्चा माल है, चूना पत्थर है, कोयला है। कच्चा माल मतलब लौह अयस्क, लौह अयस्क होगा तभी तो इसका प्रगलन होगा, प्रगलन मतलब गलाया जाना, ठीक है। तो देखिए और श्रम, पूंजी, पानी इन सब की तो आवश्यकता होती ही है, ठीक है, किसी भी उद्योग स्थापित करने में। कल हम लोगों ने देखा था। तो लौह एवं इस्पात उद्योग ऐसा उद्योग है जिसमें पूंजी, श्रम, जल, ठीक है, पानी की आवश्यकता होती है। ये सब तो इसके प्राथमिक कारण है। और कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है लौह अयस्क, ठीक है, चूना पत्थर, कोयला, ठीक, ये सब चीजें प्रयोग होती हैं। इतनी बात आई आप लोग को समझ में। अब देखिए लौह अयस्क नाम जब ये सब प्रयोग होगा तो इसको प्रगलित किया जाता है भट्टियों में, ठीक है, लौह अयस्क को भट्टी में डाला जाता है, भट्टी में डाल करके इसको गलाया जाता है, प्रगलित किया जाता है, उसको प्रगलन बोलते हैं जियोग्राफी के टर्म में, ठीक है, प्रगलन किया जाता है। और प्रगलन के बाद इसको जो है संशोधित किया जाता है, शोधन किया जाता है, ठीक है। पहला प्रक्रिया हमारा प्रगलन होता है, दूसरा प्रक्रिया हमारा शोधन होता है और तीसरा प्रक्रिया इसका जब शोधन हो जाएगा तो उत्पाद प्राप्त होगा, ठीक है, उत्पाद ही इस्पात होता है। तो लोहे को, लौह अयस्क को हम गलाते हैं, गलाकर इसका शोधन करते हैं और शोधन से हम क्या प्राप्त करते हैं? इस्पात प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जब ये इस्पात प्राप्त होता है और इसी इस्पात से जो है हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक,
हर जगह जो है लोहे का उपयोग होता है। ठीक है, आपके हाथ में एक सुई है, वो भी लोहे की बनी है। जहाज का कोई एक पार्ट है, उसमें भी कुछ ना कुछ लोहे की मात्रा मिली हुई है। आप मोटरसाइकिल बना रहे हो, वो भी, उसमें भी लोहे की मात्रा है। ठीक है, तो आज के डेट में ना दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ों में लोहे का उपयोग हो रहा है। चाहे वो आप इमारत देख रहे हो, बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हो, एफिल टावर देख रहे हो, उन सब चीज़ों में लोहे का प्रयोग है। आप ब्रिज देखते हो, ब्रिज में भी लोहे का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमने आपको पहला ही क्या बताया था, हमने आपको पहले ही यही बताया था कि लौह अयस्क जो होते हैं, लौह इस्पात उद्योग जो होते हैं, यह अन्य उद्योगों को जो है एक प्राथमिक क्रिया की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अन्य उद्योगों के लिए, अन्य उद्योग इसके क्या हैं, इसके उत्पाद हैं। यहाँ से जो भी प्राप्त होता है वो अन्य उद्योगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए लौह अयस्क का, अगर लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास की बात करें तो लौह एवं अयस्क उत्पाद का विकास देखो 1800 से पहले, सन 1800 ईस्वी से पहले, ठीक है, 1800 ईस्वी से पहले लौह एवं इस्पात उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित होता था जहाँ पर कोयले की सुविधा थी, बहते हुए जल की सुविधा थी। ठीक है, और बिजली की सुविधा या परिवहन की सुविधा थी। ठीक है, 1800 से पहले कहाँ पर स्थापित होते थे, जहाँ पर कोयला मिलता था, जहाँ पर बहता जल था। ठीक है, और परिवहन की सुविधा थी। परिवहन मतलब रेलवे, सड़क, इन सब की सुविधा थी। 1800 से पहले ना यही इन्हीं क्षेत्रों में लौह एवं इस्पात उद्योग लगाया जाता था। लेकिन 1800 के बाद, ठीक है, 1800 के बाद अगर हम देखें, 1800 के बाद अगर हम देखें ना, तो ये उन क्षेत्रों में लगाया जाने लगा जहाँ कच्चे माल पाए जाने लगे, जहाँ पर चूना पत्थर, कोयला, ये सब चीज़ों पाए जाने लगे। ठीक है, कोयला तो एक इम्पॉर्टेंट है ही, कोयला, कच्चा माल, चूना पत्थर, ठीक है, जल संसाधन, ठीक, इन सब स्थानों पे ये स्थापित होने लगे। और तीसरा क्या था, रेलवे। ठीक है, रेलवे ने बहुत अधिक क्रांति लाई। ठीक है, तो जहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म होता था वहाँ पर ये चीज़ें स्थापित होने लगी। ठीक है, लेकिन आधुनिक काल में क्या हुआ कि उद्योगों का नाम लौह एवं इस्पात उद्योग ऐसे स्थानों पे स्थापित होने लगे जहाँ पर बंदरगाह नज़दीक हो। ठीक है, बंदरगाह जहाँ पर नज़दीक हो, जहाँ पर बंदरगाह नज़दीक हो, उन सब स्थानों पे ये जो है उद्योग स्थापित होने लगे। क्यों? क्योंकि देखो लोहे का ना, लौह एवं इस्पात उद्योग का नाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना शुरू हो गया, आयात निर्यात बहुत तीव्रता के साथ होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आयात निर्यात करने के लिए बंदरगाह सबसे अच्छी जगह होती है, क्योंकि जल परिवहन जो होता है सबसे सस्ता होता है। ठीक है, तो सबसे सस्ता होने की वजह से और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसको भारी पैसे की, ठीक है, भारी पैसा इसमें लगता है, क्योंकि ये बहुत भारी पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए अब जो है ये बंदरगाहों के नज़दीक स्थापित होने लगे। तो ठीक है, इतनी बात आई समझ में। और देखो प्रमुख जो लौह एवं इस्पात उद्योग है ना, वह अमेरिका में है, रूस में है, जर्मनी में है। ठीक है, इन सब स्थानों पे प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है। और भारत में कहाँ पर है, भारत में, ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, दूसरा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, इन चारों राज्यों में ना भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग जो है पाए जाते हैं। और देखो इसमें स्थान कौन कौन से हैं, दुर्गपुर, भिलाई, जमशेदपुर, रेणुकूट,
ठीक है। इन सब स्थानों पर लौह एवं इस्पात उद्योग बहुत तीव्रता से पाए जाते हैं और इसका विकास हुआ है भारत में, ठीक है। अब आओ हम देखते हैं जमशेदपुर, क्योंकि पहला जो हमारा लौह एवं इस्पात उद्योग था ना, वो जमशेदपुर में ही स्थापित हुआ था। और आओ हम देखते हैं जमशेदपुर में कौन सा लौह एवं इस्पात उद्योग पाया जाता है, कौन सी कंपनी है, ठीक है। तो जमशेदपुर देखिए 1947 से पहले ना, 1947 से पहले भारत में केवल एक ही लौह एवं इस्पात उद्योग था, ठीक है। और वो भी कहाँ था, जमशेदपुर में, टिस्को, इसका नाम क्या था, टिस्को, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। 1947 से पहले भारत में केवल एक ही उद्योग था, वो भी टिस्को था, ठीक है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो यह कार्य न गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। बड़े बड़े उद्योगों की जो स्थापना करना था, यह कार्य गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया और उद्योगों का आज बहुत तीव्रता के साथ विकास हुआ। देखो टिस्को की स्थापना कब हुई थी, टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी और यह एक निजी क्षेत्र का उपक्रम था, मतलब इसमें निजी स्वामित्व था, ठीक है, निजी क्षेत्र का उपक्रम था। और देखो ये जमशेदपुर में ही क्यों स्थापना हुई टिस्को की, देखो जमशेदपुर में ना सकाची क्षेत्र से कोयला मिल जाता था, ठीक है, कोयला मिल जाता था, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से क्या मिलता था, लौह अयस्क मिलते थे, ठीक है। ठीक, इतनी बात आई आप लोग को समझ में कि ये जो है लौह एवं इस्पात उद्योग भारत में जमशेदपुर में 1947 में जो खुला, तो ये क्यों जमशेदपुर में ही खुला, क्योंकि यहाँ पर कोयले की सुविधा थी और इसके बगल में ही छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा से लौह अयस्क भी प्राप्त हो जाता था। और यह जो है यहाँ से एक रेलवे मार्ग गई थी, ठीक है, बंगाल और नागपुर रेलवे मार्ग, उसको बंगाल एवं नागपुर रेलवे मार्ग कहते हैं, ठीक है। तो परिवहन की भी सुविधा थी और स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी से इसको जल भी प्राप्त हो जाता था। और भारत में पूंजी श्रम ये सब तो था ही पहले से ही, ठीक है। तो इसको जमशेदपुर में स्थापित करने के लिए एक बेहतर परिस्थिति थी, इसी कारण ये जमशेदपुर में स्थापित हुआ। तो अगला जो हमारा लौह एवं इस्पात उद्योग जो प्रमुख रूप से विकसित है वो पीटर्सबर्ग में है। पीटर्सबर्ग कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक है, यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है पीटर्सबर्ग। देखो पीटर्सबर्ग में लौह एवं इस्पात उद्योग क्यों इतनी अधिक मात्रा में स्थापित हुए, क्योंकि वहाँ पर कोयला स्थानीय स्तर पे ही प्राप्त हो जाता था। पीटर्सबर्ग में कोयले के बहुत बड़े बड़े खदान हैं, ठीक है, कोयला स्थानीय स्तर से ही प्राप्त हो जाता था। और मिनेसोटा से लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क मिनेसोटा से आता था, जो कि पीटर्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूर था। लेकिन ग्रेट लेक नदी है वहाँ पर, ग्रेट लेक नदी, ठीक है। ग्रेट लेक नदी क्या करती थी, ग्रेट लेक नदी से परिवहन बहुत आसानी से हो जाता था लौह अयस्क का, ठीक है, क्योंकि अभी हमने बताया कि जल परिवहन बहुत सस्ता होता है, बहुत आसान होता है। तो ग्रेट लेक नदी से परिवहन करके मिनेसोटा से जो है लौह अयस्क यहाँ पर लाया जाता था। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए ना, तो पीटर्सबर्ग में जो है अब कंपनियां, लौह अयस्क उत्पाद की जो कंपनियां हैं ना, वो बहुत कम होती जा रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर कोयला जो है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, कोयले की खदानें ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। और लौह अयस्क का भी अब यहाँ से व्यापार बहुत कम हो गया है, बहुत मिनेसोटा से आना कम हो गया है, इसीलिए ये उद्योग जो हैं अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लौह इस्पात उद्योग खत्म हुआ, ठीक है। अब आओ हम सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में देखते हैं। सूती
वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में देखो कच्चे माल के रूप में कपास, जूट, पटसन, ऊन, इन सब का प्रयोग होता है। यह कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं और इन सब से क्या होता है, रेशे बनाए जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं रेशे से कपड़ा बनाया जाता है। और देखो रेशे भी ना दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशा, दूसरा कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा क्या होता है, ऊन, जो ऊन से रेशे बनाए जाते हैं वो प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आते हैं। सिल्क से जो रेशे बनाए जाते हैं वो प्राकृतिक, कपास, लिनन और जूट, इन सब से जो रेशे बनाए जाते हैं वो प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आते हैं। और जो है कृत्रिम रेशा क्या है, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलीन और रेयान, ये सब जो है कृत्रिम रेशे हैं। इन सभी से जो वस्त्र बनाया जाता है, कपड़े का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए 1800 से पूर्व या आप मान सकते हैं 1850 से पूर्व, ठीक है। 1800 से 1850 से पूर्व की स्थिति क्या थी, भारत में जो है कपड़ा उद्योग एक बहुत ही विख्यात उद्योग था, एक बहुत ही विकसित उद्योग था, ठीक है। यहाँ पर हस्तकरघा उद्योग मतलब हाथों से जो कपड़े बुनाई होते थे, जो हाथों से कपड़े बनते थे, हस्तकरघा उद्योग यहाँ पर जो है बहुत ही अधिक विकसित था, ठीक है। लेकिन 1800 में जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तो पावर लूम से कपड़े बनने लगे, मतलब पावर का प्रयोग होने लगा, बिजली का प्रयोग होने लगा, मशीनरी का प्रयोग होने लगा कपड़े का, ठीक है। और भारत धीरे धीरे विश्व में कपड़े उत्पादन में पिछड़ता गया, ठीक है। लेकिन सबसे पहली जो कंपनी भारत में खुली वो 1854 में खुली और मुंबई में, ठीक है। मुंबई में 1854 में भारत में जो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना खुला वो मुंबई में खुला, ठीक है। मुंबई में क्यों खुला, क्योंकि वहाँ की प्राकृतिक दशाएं वैसी थी। देखो वहाँ की नम जलवायु थी। नम जलवायु क्या करती है, नम जलवायु रेशे को टूटने नहीं देती है। तो कपड़ा उद्योग में रेशे प्रमुख हैं, तो नम जलवायु रेशे को टूटने नहीं देती थी, ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। दूसरा क्या था, यहाँ पर कपास बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती थी। क्यों, क्योंकि कपास के लिए काली मृदा की आवश्यकता होती है और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पर कपास बहुत उन्नत मात्रा में पाया जाता था, ठीक है। और पूंजी, श्रम, इन सब की भी व्यवस्था थी। तो इसीलिए जो भारत की पहली कारखाना थी सूती वस्त्र उद्योग का, वो महाराष्ट्र में या मुंबई में स्थापित हुआ, ठीक है। और आज के डेट में अगर बात की जाए तो सूती वस्त्र उद्योग जो है ना, यह अहमदाबाद, बेंगलुरु, कर्नाटक, विशाखापट्टनम, ठीक है, कोलकाता जैसे कई सारे स्टेट में फैल चुका है। क्यों, क्योंकि जब से प्राकृतिक रेशों को छोड़कर कृत्रिम रेशों का विकास हुआ, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलीन और रेयान, कृत्रिम रेशों का विकास ने ना इसको जो है अन्य स्थानों पर लगाने को प्रेरित किया, ठीक है। कपास के बीज होते हैं ना, इसका कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है आराम से। तो अब जो है इसके लिए एक जो नम जलवायु वाली समस्या थी कृत्रिम रेशे ने वो खत्म कर दी और भारत में जो है रेशे उत्पादन बहुत अधिक तीव्र मात्रा में होने लगे, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं अहमदाबाद में। तो देखो अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रमुख कारण क्या है, अहमदाबाद की जलवायु बहुत उम्दा है सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ पर कच्चे माल के रूप में कपास प्राप्त हो जाता है अच्छे तरीके से, पूंजी काफ़ी है, निकट में बंदरगाह है, गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला, ठीक है, कांडला बंदरगाह से इसका कपड़े का आयात निर्यात भी हो सकता है। और अहमदाबाद एक बहुत बड़े बाजार के रूप में विकसित हुआ है, ठीक है। तो बाजार में आसानी से कपड़े को बेचा जा सकता है। तो ये प्रमुख कारण है यहाँ पर जो है अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योगों के इतने हाई फाई होने का, ठीक। देखिए अब दूसरा है ओसाका जापान का एक शहर है, ठीक है। वहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ओसाका में क्या है, भूमि की उपलब्धता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जहाँ पर कपास कच्चा माल पाया जाता है,
जहाँ पर कच्चा माल पाया जाता है वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है ओसाका में। और यह जो है जापान का शहर है, और जापान हम क्या देखते हैं, एक द्वीपीय देश है, तो इसको जो है बंदरगाहों से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो बंदरगाह के कारण क्या होता है, इसके निर्यात की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक आदर्श स्थिति जो है ओसाका में भी बनती है और अहमदाबाद में भी बनती है। इसी कारण देखो, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये है 1859 में स्थापित हुआ था। इसी के साथ हमारा सूती वस्त्र उद्योग खत्म हुआ। अब आओ हम अगला देखते हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। देखिए आप, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग ना एक नवीन उद्योग है। इसका विकास कब हुआ, इसका विकास जब हमने कंप्यूटर की खोज की, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकियों की खोज की, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी है क्या, बेसिकली देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ना ही सूचना प्रौद्योगिकी होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, वह इंडिया के व्यक्ति से फ़ोन से बात कर रहा है, लैपटॉप से चैटिंग कर रहा है, फेसबुक, एफबी, इंस्टा, ठीक है, न्यूज टीवी, इन सब माध्यमों से आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, वही सूचना क्रांति होती है, जो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्रता के साथ पहुंचाती है। देखो, कंप्यूटर और लैपटॉप के खोज ने कंप्यूटर के खोज ने ना हमारे काम को, गणना को बहुत आसान कर दिया। ठीक है, आज हम कोई भी जानकारी अगर लेना चाहें तो वो तुरंत नेट पे डालें और आसानी से हमको प्राप्त हो जाती है विद इन सेकेंड। अगर भारत के किसी कोने में, दिल्ली में, ठीक है, या साउथ में, या फिर नॉर्थ ईस्ट में, या फिर कश्मीर में कोई भी घटना हो रही है, तो हमको विद इन सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर हमको पता चल जाता है। लाइव के माध्यम से हम लाइव वो रिपोर्टिंग देख सकते हैं। ये सब क्यों हुआ, ये सब सूचना एवं प्रौद्योगिकी के कारण हुआ। और इसके जो प्रमुख टूल्स हैं, इसके प्रमुख टूल्स क्या है, उपग्रह वगैरह। ठीक है, उपग्रहों से क्या होता है, हमको डाटा प्राप्त होता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जुड़ने में सुविधा प्राप्त होती है। इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट, इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जुड़ जाते हैं। ठीक है, और देखिए आप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है अमेरिका के सिलिकॉन वैली, ठीक है, अमेरिका के सिलिकॉन वैली और भारत के बेंगलुरु, ठीक है, अमेरिका के सिलिकॉन वैली और भारत के बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ है। ठीक है, और भारत के अन्य स्थान पे कहाँ, हैदराबाद, कर्नाटक, विशाखापत्तनम, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, इन सब स्थानों पर भी सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बहुत तीव्रता से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म हुआ, उद्योग। ठीक है, और कल हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसको हम ख़त्म करेंगे और फिर क्लास 9th पे चलेंगे। और जाने से पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।